हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रोस्ट्रम कंपनी के आईपीओ के पर। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का आईपीओ 27 तारीख को ओपन हो रहा है अप्लाई करने के लिए। तो हम इस कंपनी के आईपीओ पर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को जानेंगे और तो लास्ट में ये रिव्यू करेंगे कि ये जो कंपनी का आईपीओ जब लिस्ट होगा तो क्या हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा या लॉस में ओपन होगा। तो हम पूरा रिव्यू इस कंपनी के ऊपर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ तो ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेक्टर के अंदर काम करती है। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये कंपनी पावर सॉल्यूशन से जुड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये कंपनी खासतौर पे दो चीज़ें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। पहला जो ये इन्वर्टर पे काम करता है, दूसरा जो है लिथियम आयन बैटरीज जो है ना, उसमें ये काम करता है। खासतौर पर ये दो चीज़ें ज़्यादा काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि ये एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, ये दोनों के अंदर ये काम करता है। यहाँ पे दोनों के अंदर आप देखेंगे ये कंपनी जो है ये इसमें डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, इसको असेंबलिंग भी करता है, सेल करता है इसको, और सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और इसको सप्लाई भी करता है ये इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करके। वहीं पे अगर आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्वर्टर्स के अंदर खासतौर पे इन्वर्टर और लिथियम आयन बैटरीज के अंदर काम करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो है यूपीएस सिस्टम में काम करता है, इन्वर्टर सिस्टम, ये लाइफ इन्वर्टर सिस्टम, ऐसे कर करके काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे आप देखें, लिथियम आयन बैटरीज पैक्स, ये सब कंपनी जो है ये काम करता है इसके अंदर। तो ये जो कंपनी है किस किस इंडस्ट्री के लिए ये सारे इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये किस किस इंडस्ट्री में ये सारे इक्विपमेंट काम आएंगे। तो ये कंपनी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अभी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये सारे ये जो इंडस्ट्री है, रेलवे देखेंगे आप यहाँ पे, ये सारे लॉजिस्टिक, ये सब सेक्टर के अंदर, ये सभी सेक्टर के अंदर ये इसका जो इस कंपनी का जो इक्विपमेंट है वो यूज़ में आता है। ये सारे सेक्टर के अंदर ये अपने अपने ये जो कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है सारे सेक्टर में यूज़ होता है, सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये यूज़ होता है ये इसके इक्विपमेंट। अगर मैं इस कंपनी के ब्रांच की बात करूं या फैक्ट्री की बात करूं या हेड क्वार्टर की बात करूं तो ये कंपनी जो है ना पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत हर एक स्टेट के अंदर ये फैली हुई है कंपनी। यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में, इसकी जो फैक्ट्री है पुणे और मुंबई के अंदर है। ये ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलोर, दिल्ली, ये कोलकाता, मुंबई। वहीं पर इसके ब्रांचेज़ के भी स्टेट के नाम, ब्रांचेज़ के स्टेट के नाम्स भी दिए हुए यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये जो कंपनी है पूरे भारत के अंदर फैली हुई है, जगह जगह पे इसके ब्रांच है, इसके फैक्ट्री है, इसके ऑफिस है। तो ये कंपनी पूरे भारत में काम कर रही है इस टाइम, और वही बड़े लेवल पे। तो ये था इस कंपनी के ऊपर, ये कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो अब इस कंपनी के आईपीओ डिटेल को भी समझते हैं कि कंपनी का आईपीओ डिटेल जानते हैं। तो ये जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 27 तारीख को ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए 29 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। वहीं पे इसका जो इशू प्राइस रखा गया है वो 95 रुपये से 105 रुपये पर शेयर रखा गया है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। और तो रिटेलर्स कोटे की बात करें तो 35% रिटेलर्स के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। वहीं पे जो आईपीओ इशू साइज़ होगा वो 138 करोड़ का होगा, 168 करोड़ का होगा। और अगर मैं कंपनी के फेस वैल्यू की बात करूँ तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो जो आईपीओ लिस्टिंग से पहले 100% है और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद 72.82% प्रमोटर्स होल्डिंग रह जाएगा। जब 29 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा उसके बाद ये जो आईपीओ है 30 से 2 तारीख में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉटेड हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला है तो आपके पैसे आपके डीमेट अकाउंट में, आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे 30 से 2 तारीख के बीच में। और वहीं पे अगर ये आपको आईपीओ मिल गया होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन के जरिए या आपके डीमेट अकाउंट में ये शो हो जाएगा 2 तारीख को ही, 2 जून को। वहीं पर अगर मैं लिस्टिंग डेट की बात करूँ तो 3 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा मार्केट में। अगर मैं लोट साइज़ की बात करूँ तो जो रिटेलर्स है वो उनको एक लोट के अंदर 142 शेयर्स मिलेंगे। और जो रिटेलर्स है वो मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 31.41% है, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रही है। वहीं पे कंपनी की अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप देखेंगे 32.41% है, ये भी काफ़ी अच्छा है, जिससे ये पता चल रहा है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वहीं पे कंपनी के पास अगर कर्जे की बात करूँ तो वो भी 0.51 है रेशियो के अंदर, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.51 है, जो कि काफ़ी सही है। ये जो रेशियो है अगर 1 के नीचे है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं पे कंपनी का जो रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 32.9% है, ठीक है। अगर मैं कंपनी के पेट मार्जिन की बात करूँ तो कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग लग रही है। कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो भी 8.85 है। वहीं पे कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी 5.34 है, तो ये भी काफ़ी बेटर है।
तो अभी तक देखें कि कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी ग्रोथ कर पा रही, कंपनी के पास कर्जा कम है, डेप्थ कम है, वहीं पे कंपनी का नेटवर्थ भी ठीक है, प्रॉफिट भी कर रही है। अब हम मैं कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा को भी देख लेते हैं कि कंपनी लास्ट 2-3 साल से किस तरीके से प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये पूरा बैलेंस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं एक बार इस कंपनी का। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो एसेट्स है वो 2022 में 98 करोड़ के आसपास था, ठीक है। लेकिन 2024 में अगर मैं बात करूं तो ये एसेट्स बढ़कर 203 करोड़ का हो गया। तो एक तरह से ये डबल से भी ज़्यादा देखें तो एक तरह से डबल से भी ज़्यादा कंपनी का एसेट्स बढ़ा है 2 साल के अंदर, ठीक है। 22 में इसका 98 करोड़ था और 24 में ये बढ़कर 203 करोड़ हो गया। वहीं पर अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे 2022 में कंपनी के पास जो है 172 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते ये रिवेन्यू बढ़कर 259 करोड़ हो गया। तो ये यहाँ पर भी देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है अच्छा खासा। अगर मैं आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, जिसे आप पैट भी कह सकते हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे, शॉर्ट में पैट कहते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 में कंपनी जो है जो प्रॉफिट कर रही थी 10.87 करोड़ का कर रही थी। वहीं पे जो 2024 में ये प्रॉफिट बढ़कर 22.80 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हर साल कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, ठीक है। इससे ये तो पता चला कि कंपनी लॉस मेकिंग तो है नहीं, कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो भी ठीक ठाक। और तो कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए काफ़ी कम मतलब देखेंगे 10 करोड़ 19 करोड़ 22 करोड़ ही कंपनी प्रॉफिट करी, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। करीब कितनी 300 400 500 करोड़ की कंपनी है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो मतलब बहुत छोटी कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी है ये। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रही है, इतनी छोटी कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। वहीं पे अगर मैं आप कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 में कंपनी जो है करीब 41 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ था। वहीं पे ये कंपनी 2022 में देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है बढ़कर 84.30 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिज़र्व और बोरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कंपनी का जो रिज़र्व है वो 2022 में 31.87 करोड़ का था। वहीं पे ये 2024 में बढ़कर 41.42 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अपने रिज़र्व को बढ़ाया है, आप देखेंगे कंपनी ने रिज़र्व को बढ़ाया है। वहीं पर अगर मैं बोरिंग की बात करूं तो कंपनी के पास 2022 में सिर्फ 3 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, 3.21 करोड़ का। वहीं पे आज के टाइम में देखें कि 2024 में या 2024 के दिसंबर में तो आप देखेंगे कि करीब 60 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, कंपनी के पास बोरिंग से ज़्यादा रिज़र्व है, 64 करोड़ का कंपनी के पास रिज़र्व है और बोरिंग मात्र 60 करोड़ का है, जो कि अपने इस रिज़र्व से कभी भी ये बोरिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। मैंने अभी जैसा बोला कंपनी बहुत छोटी है, मात्र 600 करोड़ लिस्टिंग के बाद ना ये 600 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, सिर्फ 600 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इतनी छोटी कंपनी के पास अगर इतना अच्छा रिजर्व है, बोरिंग भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, थोड़ी सा है, ठीक है। और तो और कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, ठीक है, एसेट्स भी ठीक ठाक है कंपनी के पास। तो कंपनी का आपने अभी देखा ROE देखा, ROCE देखा, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और तो जो कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम करे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, और तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो काम करे वो इन्वर्टर जो बना रही हो नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है कि आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हो, पावर कट हो जाता है तो यूज़ किया। ये इन्वर्टर 3 in 1 है एक तरह से देखा जाए तो। 3 in 1 कैसे कि ये कंपनी जो है ना जो इन्वर्टर बना रही है उससे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होता है, बिजली आती है, तो ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के जरिए इसमें पावर सेविंग होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये सोलर पावर को भी यूज़ करके इन्वर्टर का कर रही है। ये बैटरी जो है ना, बैटरी से इन्वर्टर को चार्ज किया जाता है। ये तीनों तरीके से देखो, बिजली से, बैटरी से और सोलर एनर्जी से, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से इन्वर्टर चार्ज होता है। ये 3 in 1 पे काम कर रहा है ये इन्वर्टर, और फिर उसके बाद घर में पावर सप्लाई किया जाता है। तो एक जो कंपनी है ना, ऐसा इन्वर्टर बना रखी है जो ये तीनों सिस्टम अगर आप यूज़ कर लोगे ना तो इन्वर्टर तीनों में काम करेगी और अच्छे से तीनों एक साथ। तो ये कुछ यूनिक तरीके का इन्वर्टर पे काम कर रही है ये कंपनी, और तो बहुत ही बड़े लेवल में कंपनी काम करती है। ये कंपनी डिफेंस के अंदर, रेलवे के अंदर, PSU स्टॉक्स के PSU सेक्टर्स के अंदर, गवर्नमेंट के साथ जितने भी गवर्नमेंट के अंदर लगभग काम कर रही है कंपनी। रेलवे के अंदर आप देखोगे, डिफेंस के अंदर देखोगे, ठीक है, वहीं पे ब्रिज और इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखोगे, तो सब के अंदर ये कंपनी काम कर रही है और अच्छे खासे तरीके से। और तो कंपनी बहुत छोटी है, उसके साथ साथ इसका इतनी छोटी होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ आपकी कंपनी जब अगर लिस्ट होगा तो क्या हमें ये प्रॉफिट देगा तो कितना रिटर्न निकाल कर दे सकता है। तो ये जो कंपनी जब लिस्ट होगा तो प्लस में ही, मतलब पॉजिटिव में ही लिस्टिंग होना चाहिए। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो लिस्टिंग के टाइम कितना रिटर्न देगा, तो अगर मैं मिनिमम की बात करूँ ना तो एक कंपनी करीब 50%, मिनिमम 50% रिटर्न निकाल कर देना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी का मुझे बिजनेस लगा है, फंडामेंटल लगा है,
उस हिसाब से ये कंपनी कम से कम मुझे 50% रिटर्न निकाल कर देना ही चाहिए। 50 से 40%, मैं मिनिमम और ले लेता हूँ, 40 से 50% ये सबसे मिनिमम है। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो ये डबल भी निकाल कर दे सकता है आपको रिटर्न, डबल या आपको 80% के आसपास रिटर्न निकाल के दे देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कंपनी जो 40 से लेके और डबल तक ये आपको रिटर्न निकाल कर देने की कैपेसिटी रखता है, ये कंपनी का जो IPO है, ठीक है। तो ये था इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। एक बार आप अपना भी खुद का भी एनालाइज करिए और अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बात करिएगा कि क्या मुझे इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के IPO में लॉन्ग टर्म पर्पज़ से भी और शॉर्ट टर्म पर्पज़ से भी, दोनों नज़रिए से ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कंपनी होगा अप्लाई करने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस कंपनी के IPO में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, भले ही आपको 20% ही रिटर्न क्यों ना मिले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमम जो 40% के आसपास ही रिटर्न देना चाहिए और मैक्सिमम ये डबल भी कर जाएगा, कोई इसमें शंका नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़रूर इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन एक बार ज़रूर आप अपना खुद का रिसर्च करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।